मैं किसान आंदोलन के दौरान हमने क्या देखा, क्या सुना, हमारा क्या लक्ष्य था। और आधुनिक भारत के महानायक के भाग 3 निकाल चुके हैं कि टोटल कितनी कापियां सेल हो चुकी होगी अब तक लोग। पूरे भारत के अंदर ये थोड़ी संख्या हरियाणा के मुकाबले कम है। और किसान आंदोलन में आप काफी चर्चित रहे थे, आपने बिल्कुल बारीकी से उसको देखा है, समझा है, तो इसमें क्या कुछ दिक्कत थी या मामला क्या था ये? वो काले कृषि कानून कहलाते हैं जिनके विरोध में हम लोग उठे थे। जब सेलोस बन चुके, गोदाम बन चुके, रेलवे लाइन बिक चुकी, 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका और कानून कोई है नहीं, तो कानून आना एक फॉर्मेलिटी रह गया था। उसके बाद जब कानून आया तो हरियाणा अगर साथ नहीं आता पंजाब के, तो शायद पंजाब दिल्ली तक पहुंचने भी नहीं देते ये लोग। सर, आप एक अच्छे लेखक भी हैं, तो अभी किसान आंदोलन पे बुक कब तक आने वाली है आपकी? लेटेस्ट एडिशन के अंदर उसकी प्रस्तावना होगी कि अब हम कहां पहुंच गए 2014 में। अब इसका मैं 5वां एडिशन निकलवाऊंगा, जिसके अंदर मैं किसान आंदोलन के दौरान हमने क्या देखा, क्या सुना, हमारा क्या लक्ष्य था और हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं, आगे क्या करने की जरूरत है, वो लिख के इसका अगला एडिशन। आधुनिक भारत के महानायक के भाग 3 निकाल चुके हैं कि टोटल कितनी कापियां सेल हो चुकी होगी अब तक, लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया इसके बारे में? देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप किताब खरीदते हैं, पैसा आता है। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो 1000 कॉपी 2000 कॉपी स्पॉन्सर कर देते हैं। कुछ मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं 2-4 साल में, तो मैं 5-10 हज़ार कॉपी, तो अब तक इसकी 25,000 कॉपीज हरियाणा में जा चुकी। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर ये थोड़ी संख्या हरियाणा के मुकाबले कम है, और फिर भी इसकी करीबन 50,000 कॉपीज 2005 से लेके 6 से लेके अब तक। किसान आंदोलन में आप काफी चर्चित रहे थे, आपने बिल्कुल बारीकी से उसको देखा है, समझा है, तो इसमें क्या कुछ दिक्कत थी या मामला क्या था ये? देखिए, वो काले कृषि कानून कहलाते हैं जिनके विरोध में हम लोग उठे थे, और उन कानूनों के अंदर देश कानूनों से चलेगा। जो कानून बनाए थे उसमें लोग पूछा करते थे मुझसे वहां भी कि इनमें क्या गलत है। मैंने कहा, भाई सबसे पहली चीज तो नियत गलत है। जब सेलोस बन चुके, गोदाम बन चुके, रेलवे लाइन बिक चुकी, 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका और कानून कोई है नहीं, तो कानून आना एक फॉर्मेलिटी रह गया था। उसके बाद जब कानून आया तो फिर पंजाब से आवाज उठी उनके विरोध में। जब पंजाब चला तो हरियाणा अगर साथ नहीं आता पंजाब के, तो शायद पंजाब दिल्ली तक पहुंचने भी नहीं देते ये लोग। और फिर सारा ही किसान, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सारा ही किसान जाति से, संप्रदाय से, धर्म से ऊपर उठकर वो एक जगह जमा हुआ। और दिल्ली में वो जो आंदोलन था ना, उसे युद्ध समझिए आप। दिल्ली के ऊपर वो लोग सत्ता पे काबिज हैं जो हिंदुस्तान की भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं, और उनसे लड़ने वो गया था जो अन्नदान को महादान समझता है। 500 साल से तो गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, वहां आपसे पैसे लिए जाते हैं क्या? वहां जाति, संप्रदाय, धर्म पूछा जाता है क्या? तो वो भोजन करा के खुश हैं। तो ये दो बहुत फंडामेंटल ताकतें टकरा गई थी। एक, वो जो भूख में व्यापार ढूंढ रहे थे, मुनाफा ढूंढ रहे थे, जैसे गौतम जैन साहब, और दूसरी तरफ एक फेसलेस किसान, इसका कोई नेता नहीं था। ये तो विभिन्न संगठन, जो किसानों के संगठन है, जब वो उनके नेता आए, वो संगठन आए, तो उनके नेताओं के नाम है, इस वजह से उनके नाम, वो एक समिति बन गई। ये उभर के जो आया था, जो उठ के आई थी ताकत, ये हिंदुस्तान का एक आम किसान था और सिखों के नेतृत्व में था। सर, आप एक अच्छे लेखक भी हैं, तो अभी किसान आंदोलन पे बुक कब तक आने वाली है आपकी? जिस दिन कोई ठीक सा स्पॉन्सर मिल जाएगा। तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल। जिस दिन भी कोई 10,000 कॉपी छपवाने के लिए, 5,000 कॉपी छपवाने के लिए स्पॉन्सर मिल जाएगा, तो 5,000 का मैं इंतजाम कर दूंगा उसके अंदर कॉपीज का। सर, बुक का नाम बता सकते हैं? वो इसी का एक चैप्टर होगा, आधुनिक भारत के महानायक का ही एक चैप्टर होगा। लेटेस्ट एडिशन के अंदर उसकी प्रस्तावना होगी कि अब हम कहां पहुंच गए। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय से चल रही है और आगे को भी चलेगी। तो मैं इसी में विभिन्न घटनाओं की प्रस्तावनाएं देके मूल नायक यही रखता हूं। इसका जो दूसरा एडिशन, मतलब अगर इसका दूसरा पार्ट लिखूंगा, तो उसके अंदर और कई नेता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको जोड़ूंगा। उनका खेती किसानी से ऐसा नहीं, लेकिन क्योंकि देश कानूनों से चलता है, कानून संविधान सम्मत होने चाहिए, संविधान के वो निर्माता कहलाते हैं।
और एक वकील होने के नाते हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुझे बारंबार भारत का संविधान पढ़ना पड़ता है। तो मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है कि आज वो एक हमें ऐसा संविधान दे के गए हैं जिसमें हमारा लोकतंत्र ऐसी ताकतों के सत्ता में आने के बावजूद, जो धर्म के नाम पे आए, नफरत फैलाकर आए, उनके सत्ता में आने के बावजूद अगर देश में अभी आस्था नहीं टूटी है लोकतंत्र के प्रति, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की खूबी है। सर, आपने इलेक्शन को भी अपनी नज़रों से बारीकी से देख चुके हैं, तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि चौधरी भजनलाल का यहाँ पे एक बहुत लंबा समय तक दबदबा रहा, उनके परिवार का दबदबा रहा। इससे आप भी सहमत होंगे कि जिसे आदमपुर को भजनलाल जी का दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है और उन्हीं के परिवार का इसके ऊपर कब्जा रहा। तो जो लोग भावनात्मक रूप से उनसे किसी भी वजह से जुड़े हुए हैं, पीढ़ियों से, उनकी भी तीसरी पीढ़ी चल रही है, उनसे जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, तो उनकी तो कोशिश यही होगी कि वो पार्टी से, आइडियोलॉजी से, इन सब से परे जाके वो भव्य कोई वोट करेंगे। अब जो उस वक्त पिछले इलेक्शन में जो वोट कांग्रेस का जुड़ गया था कुलदीप के साथ, वो छिटकेगा, अब वो भव्य के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ एक वर्ग तो वो है जो हर हालत में भव्य को जिताना चाहता है, और एक वर्ग वो बना है जो भव्य को हराना चाहता है। और मजे की बात यह है कि ये जो दूसरा वाला वर्ग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ये किधर जाए। तो अगर इसको इस वक्त इसने आत्ममंथन कर लिया, विचार कर लिया कि भाई राजनीति इसकी समझ में आ गई, तो उसे ये समझ में आ जाएगा अपने आप कि नीतियों पे जाकर अगर आपको वोट करना है तो जेपी या कांग्रेस जवाब नहीं है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं है, ये तीनों एक साथ हैं। इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल है। सर, बात करते हैं राजनीति के एक्सपीरियंस की। भव्य बिश्नोई तो अभी ही जस्ट पढ़ाई करके अपना विदेश से लौटे हैं। बात करते हैं कोडाराम जी की, उनका भी कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर इनके बीच में तीसरे धुरंधर आते हैं जयप्रकाश जी। क्या मुकाबला हो पाएगा इन तीनों के बीच में? नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि जेपी साहब ने जिस तरीके से अपनी जहाँ से राजनीति शुरू करी थी और आज वो जहाँ पहुँच चुके हैं, तो उसके हिसाब से अब उन्हें घर में अपने विश्राम करना चाहिए था। अगली पीढ़ी देखेगी राजनीति, और बहुत लोग हैं वो देख लेते हैं, डाउनफॉल में है। हाँ, तो वो तो अब बस जबरदस्ती, क्योंकि और कुछ करना जानते नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से वो राजनीति में है। कोडाराम ये यहाँ के लोकल हैं, किसान हैं, इतना इनका कोई विदेशों में या यहाँ वहाँ बाहर आना जाना कर नहीं है, और ये किसान की समस्या से के जानकार हैं। इन्होंने कांग्रेस के अंदर 42 साल तक, लोगों ने मुझे बताया कि 42 साल तक कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस से जब ये बाहर आए तो लोगों ने जाके इंडियन नेशनल लोकदल नेतृत्व से बात करी और तब इनको वोट दिया गया। तो इन्हें अनुभव तो है, तजुर्बा तो है, जो कि भव्य के पास नहीं है। वो एक विरासत का झंडा उठाने की मात्र कोशिश कर रहा है, ये किसानों का झंडा उठाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मौका दिया गया इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। इसी तरीके से चौथे कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से, वो भी अपने आप को लोकल और राजनीतिक अनुभव वाले कैंडिडेट मानते हैं। क्या लग रहा है उनकी कोई छाप रहेगी दिल्ली के चुनावों में और दिल्ली के और आंदोलनों में जो अक्सर इनके खिलाफ होते रहे?